एमपी पुलिस के और मध्य प्रदेश में जो भी आने वाली भर्तियां हैं उनके सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और खासकर पिछले 3-4 दिनों में मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, सिलेबस का क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें, जो अभी तक पढ़ा उसका क्या होगा। मैं अभी 2-3 दिन से जब एप्लीकेशन पर क्लास ले रहा हूं वहां पर लगातार बच्चे यही पूछे जा रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूं या यूट्यूब पर कोई वीडियो डल रहा है उसके कमेंट्स में यही बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर से मजबूरन एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। और ये न्यूज़ 3-4 दिन पहले आ चुकी है, मेरा कोई मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। पर क्योंकि 3-4 दिनों में आपकी तरफ से इतने कमेंट्स आए कि मुझे लगा कि ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बना के आपको मैं जानकारी दे देता हूं। मैं आपको इस बार एक चीज पहले समझा देता हूं। सारा जो खेल है वो इस न्यूज से शुरू हुआ था कि भाई 3 परीक्षाएं होंगी, स्कोर कार्ड जारी होगा और सारी बातें हुई थी। इस पर मैं 11 दिन पहले वीडियो बना चुका हूं। आपने ये वीडियो शायद आप में से अधिकतर बच्चों ने देखा ही होगा। फिर इसके बाद फिर इसमें आया कि नहीं, एमपी पुलिस को लेकर सर आप अलग से वीडियो बनाओ। एक हफ्ते पहले वो वीडियो भी आपके लिए बना दिया और अब दैनिक भास्कर ने इसको बाद में छापा। तो ये जो खबर है इसमें नई कोई बात नहीं है, सारी वही बातें हैं जो पहले हो चुकी हैं। पर क्योंकि दो बड़े सवाल हैं आपके कि सिलेबस नया क्या रहेगा और दूसरा कि हमने जो पढ़ा उसका क्या, तो उन चीजों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से दे देता हूं। यहां पे इन्होंने फिर वही सारी बातें लिखी हैं कि भाई भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगा। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजना, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित, तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा, उसको भी अभी हम समझते हैं। फिर इन्होंने आगे ऐसे लिख दिया कि 100 प्रश्न होंगे, उनको 25-25 में बांटेंगे। फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, राज्य व्यवस्था, ये वो सारी चीजें रहेंगी। और न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की तैयारी। एक्सपर्ट के अनुसार अभी 4-5% सवाल ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, जो कि वो बढ़ाने वाले हैं। फिर इन्होंने आगे कोचिंग्स के बारे में भी कहा कि कोचिंग की निर्भरता कम होगी। इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि भाई पहले मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, अब कम आएंगे तो बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इन्होंने यहां पे एक और गजब का शब्द प्रयोग करा है कि इसके लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना उन्हें बच्चों को पड़ता है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। और कमियों को दूर करने के लिए यहां पे इनका एक तर्क यह है कि जो नया हिंदी विषय जुड़ रहा है सिलेबस में, तो वो हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि भाषा जो ज्ञान है वो बढ़े। तो गद्यांश, व्याकरण, कार्यालय से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो भी अगर कभी करना पड़े तो उसकी भी समझ हो, इसलिए उस पर भी इनका फोकस है। और नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा, अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। अब अभी देखो दिक्कत क्या है, हर 4-6 दिन में बातें एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि एक ही परीक्षा होगी, फिर उसी में एक न्यूज बाद में आती है या उन्हीं का कुछ अपग्रेड आता है कि जरूरत पड़ने पे चयन परीक्षा भी ली जा सकती है। तो अभी तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अभी तो कुछ ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। अभी सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि अभी एक और चीज आपको सबसे पहले समझना है कि इन्होंने जब ये सारी चीजें जारी करी तो उसमें कहा कि ये जन परामर्श है, अभी हम आपकी सलाह ले रहे हैं और अगर ये सब होगा तो हम अक्टूबर के आसपास इसको लागू कर देंगे। अब आपको पता है कि ऐसी कई चीजें लागू करने की आई और गई। हो सकता है, देखो दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना यह भी है कि इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लॉन्च कर दें, लागू कर दें। एक संभावना यह है कि अभी की भर्ती इनका यह है क्योंकि सिंहस्थ का भी दबाव है, पैटर्न बदलेंगे, सारी चीजें होंगी तो फिर बहुत सारे नए बदलाव होंगे। तो यह भी हो सकता है कि यार इस भर्ती को तो अभी पुराने पैटर्न पे लो, आगे वाली भर्ती को नए देखेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि भाई ठान ही लिया कि नहीं हम तो इस साल से ही करेंगे, तो भी इस बात की संभावना है। अब आपको एक चीज जो सबसे बड़ी आपकी चिंता का कारण है उसका जवाब मैं दे देता हूं। यहां कुछ भी नया नहीं है यार, और इसको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये खबर को मैं डिटेल में समझा चुका हूं, ये दोनों वीडियोस आप देख लेना, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा मैं। तो मैं कुछ नया आपको नहीं बताने जा रहा हूं। देखो पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या अंतर है वो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है और एक जीएस है। जीएस मतलब साइंस भी इसी में आ गया, करंट अफेयर्स भी इसी में आ गया। मैथ्स के मोटे मोटे आप समझो कि लगभग 30 से 35 सवाल मैथ्स के आते थे, इतने ही सवाल रीजनिंग के आते थे, और आप समझिए कि लगभग इतने ही सवाल आपके जीएस के भी आते थे,
है ना, यही वेटेज होता था, इक्वली ऑलमोस्ट चलता था। अब इसमें होता क्या था कि जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता था, तो आप समझो कि मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 65 सवाल होते थे, जीएस के लगभग 35 सवाल होते थे। तो जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता था वो 65 में से ज्यादा नंबर ले आते थे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर लाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जीएस में कम होती है, तो बच्चे इसमें ज्यादा नंबर ले आते थे। फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि फिजिकल में भी नंबर हो गए, तो वो फिजिकल में भी अच्छे नंबर खींच लेते थे, तो उनका सिलेक्शन का चांस काफी बढ़ जाता था। अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम सारे विषय को एक जैसा कर देंगे। तो यहां पर एक चीज मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूं भाई, मैथ्स आप पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे। अब जीएस मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको पहले पढ़ना ही होता था। फिर बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये आपको इतने विषय पढ़ने पड़ते थे। मैथ्स मतलब मैथ्स, रीजनिंग मतलब रीजनिंग, और जीएस मतलब ये सारे विषय। अब आप जब इसको इस चीज से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी एक विषय इसमें और मैंने नहीं लिखा है, वो है एमपीजी के, है ना। तो आप समझो कि ये विषय आप पहले पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 सब्जेक्ट्स आपको पहले पढ़ने पड़ते थे। अब इधर आ जाते हैं, तो यहां इन्होंने कहा सामान्य ज्ञान मतलब वही जीएस हो गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब फिर से ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, एमपीजी के तो पूरा आपको एमपीजी के पढ़ना रहेगा। एमपीजी के का नो डाउट वेटेज बढ़ रहा है, एमपी के इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि इन 35 सवालों के अंदर ही उन्हें सब कुछ पूछना होता था, तो एमपीजी के प्रश्न कम आते थे। तो क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की परीक्षा है, तो ठीक है, आप उसके प्रश्न ज्यादा पूछ सकते हो, लॉजिकल बात है। गणित और आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, एक यहां पे नया सब्जेक्ट आपका जुड़ गया, इन सब से मिला के कितने सवाल आएंगे? 25 आएंगे। अब समझो पहले 65 सवाल आते थे, अब वो 25 सवाल को इसको करने का प्लान है। और यहां कुछ अगर नया जुड़ा है तो मात्र एक चीज नहीं जुड़ रही है, और वो है हिंदी, जिसके कितने सवाल आएंगे? 25 सवाल आएंगे। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये एक प्रस्तावित है, जन परामर्श है, उन्होंने कहा है कि ऐसा हम करने का सोच रहे हैं। अब ये लागू होगा नहीं होगा, कब होगा, तुरंत हो जाएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं आया है। अब मेन आपको जो इस समय थोड़ा दिमाग लगा के सोचना समझना है वो ये कि आप इतने विषय तो पहले पढ़ते ही थे, इसमें बस एक नया विषय और जुड़ गया जिसका नाम है हिंदी, और एक छोटा सा सब्जेक्ट और जुड़ गया जो कि बड़ा आसान है, वो है कंप्यूटर। बाकी कुछ और आपको नया दिखाओ तो मुझे बताओ, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रश्नों की संख्या में चेंज हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर बिल्कुल सही बात है कि पहले मैथ्स और रीजनिंग से 65 सवाल आते थे, जीएस का वेटेज कम होता था, पर क्या जीएस पढ़े बिना सिलेक्शन पहले हो जाता था क्या? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आप सोचो कि जीएस कमजोर है आपका, मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांस होते थे। आपको जीएस में तो तब भी अच्छा करना ही पड़ता था, है ना। हाँ, उतना नहीं करना पड़ता था, लेकिन जीएस तो तब भी पढ़ना पड़ता था। अब आप अगर यहां सोचो कि मैथ्स रीजनिंग और इन सब से मिला के 25 सवाल आएंगे, मैं एक अपने अनुमान पे कहता हूं कि चलो यार, हो सकता है कि मैथ्स के 10 सवाल आए, रीजनिंग के 10 सवाल आए, कंप्यूटर के 5 सवाल आए, है ना। पहले मैथ्स के 30 सवाल आते थे, अब मैथ्स के 10 सवाल आएंगे। अब एक बात समझो, मैथ्स में अगर 25 टॉपिक्स हैं तो आपको पहले भी 25 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते थे, अभी भी 25 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बस फायदा डिफरेंस यह है कि पहले हर चैप्टर से लगभग सवाल आते थे, या कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ के शिफ्ट वाइज चेंज करते जाते थे। अब उनमें से कोई भी 10 चैप्टर के आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि 10 एक रैंडम हमने नंबर लिया। आप इस बात को समझो कि यार पढ़ना तो सब कुछ है, और इन्होंने भले यहां पे साइंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे ईएसवी की आदत पता है, सामान्य ज्ञान का मतलब साइंस जनरली वो मानकर ही चलते हैं कि वो आएगा ही आएगा। आप यहां पर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने विज्ञान जरूर लिख दिया है, यहां सामान्य ज्ञान लिख दिया है, यहां तार्किक ज्ञान लिख दिया है, यहां बौद्धिक क्षमता लिख दिया है, या मानसिक अभिरुचि। अब तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, सबका मतलब रीजनिंग ही होता है ना। एक ही चीज को वो 3 जगह लिखते हैं। सरल अंक गणित लिखते हैं, लेकिन गणित कितना कठिन आता है आपको भी पता है। तो इनके शब्दों पे मत जाओ कि सरल अंक गणित है तो सरल ही आएगा। तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। अब करंट अफेयर्स यहां पे जिक्र नहीं होता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। तो आप एक बात को समझो
कि सब्जेक्ट्स वही हैं जो पहले पढ़ना था, जो अभी पढ़ना है, पर किस हिसाब से तैयारी करें। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनके ये सारे विषय तैयार हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी कंप्यूटर पे काम चालू कर दो, अगर समय है कर सकते हो तो। अगर आप फ्रेशर हैं, तैयारी करने का विचार कर रहे हैं या तैयारी के मोड में हैं, मत घबराओ, मत इन चीजों में उलझो और अपना टाइम वेस्ट करो, अपने दिमाग में 17 प्रकार की चीजें लाओ। ये पैटर्न आएगा या ये पैटर्न आएगा, सब्जेक्ट्स वही के वही रहेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही यार आपको, कुछ भी नहीं होना है। मार्किंग सिस्टम चेंज हो रहा है, यह पैटर्न लागू होगा तब भी मैथ्स के 25 टॉपिक पढ़ने हैं, यह पैटर्न लागू होगा तब भी मैथ्स के 25 टॉपिक पढ़ने थे, रीजनिंग भी उतना ही पढ़ना था, रीजनिंग ही उतना अभी पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो बस ये दो सब्जेक्ट्स आपको नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा जो भी पढ़ते आ रहे हो वो सब वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें या इसमें कहीं भी जाएं, पहले खुद से सवाल करें कि हमारे इतने विषय कंप्लीट हैं क्या, क्योंकि ये तो अभी भी पढ़ना है, आपका कंप्लीट है नहीं कुछ, अभी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठे नहीं हो और परेशान बहुत ज्यादा हो। और परेशानी का सबसे बड़ा कारण तो यूट्यूब पर हर कोई जब वीडियो बना देता है तो और ज्यादा कंफ्यूज करके चला जाता है ना। और मैं हमेशा उस प्रकार का, मेरा एक नेचर है कि यार कोई चीज आएगी तब देखेंगे। आप किसी का भी वीडियो देख लेना, आखिरी में जब कोई चीज ऑफिशियल नहीं आती, जब कोई चीज अभी है ही नहीं, हर इंसान अपना पूरा तर्क दे जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सही भी बात है। आखिरी में, वीडियो के आखिरी में अधिकतर लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ऐसा हो सकता है, जब ऑफिशियल आएगा तब हम आपको बताएंगे। और आखिरी में उल्टा आपसे बोलते हैं, बच्चों तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट करके बताओ। अरे तुम्हारा सोचना या हमारा सोचना क्या, ऑफिशियल आएगा तब देखा जाएगा, है ना। अभी तो कोई भी चीज अपडेट में है ही नहीं, कोई चीज कंफर्म है नहीं, और जब आएगा तो उस हिसाब से चीजों को समझा जाएगा, अभी तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हो जब ज्यादा वीडियो वही वही दिखने लगते हैं, लेकिन लॉजिकल बात कोई नहीं करता। जो उसमें मेन चीज होनी चाहिए कि जिससे कंफ्यूजन दूर हो, वो बातें कोई करना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है भाई, इस बार आपको थोड़ा इस एंगल से और मैं समझा देता हूं। तो इसीलिए अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अगर नया पैटर्न आया तब भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आनी है, पुराना आया तब तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी वो चीज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, मतलब इस बात से शायद बहुत सारे लोग आहत हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि लॉजिक्स या तर्क पर अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो शायद आप समझ पाएंगे। किसी भी परीक्षा का पैटर्न हमेशा सेम नहीं चल सकता। मैं जो ये करने जा रहे हैं उसके फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं तो पहले ही मेल डाल चुका हूं कि आप ये जो करने जा रहे हो, वन एग्जाम और स्कोर कार्ड, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि जन परामर्श था, उन्होंने मतलब सुझाव मांगे थे, हमने बड़ा मेल लिखकर उन्हें भेजा है, सारी चीजें भी उन्हें बताई है कि बिल्कुल भी बकवास सिस्टम है कुल मिलाकर जो चल रहा है। अगर उस व्यवस्था को सही किया जाता तो शायद ज्यादा खुशी होती, लेकिन वो व्यवस्था को तो आप सुधार नहीं पाए, आपने पैटर्न ही बदलने का विचार कर लिया। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलो ये अच्छा है, पर इस बात को लेकर तो आप विश्वास दिलाओ कि जो होगा वो एकदम पारदर्शिता के साथ चलेगा, अच्छे से चलेगा, टाइम पर चलेगा। अगर पैटर्न चेंज हो गया लेकिन आज भी जो बच्चों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, अगर वही सब व्यवस्थाओं की दिक्कतें आएंगी, कोई भी सिस्टम ले आओ वो फेल होना ही होना है, कुछ नहीं होगा उससे। तो वो जो बेसिक फाउंडेशंस पे हमें जो काम करना है कि भाई पेपर टाइम पर हो, पेपर लीक ना हो, है ना, किसी प्रकार की कोई जुगाड़ या जो होता है कि भाई सीट बिक गई, ये सब चीजों में लोगों को ये विश्वास आप दिला पाएं कि ये सब चीजें नहीं होंगी, ना होती हैं, और समय पर रिजल्ट आए, समय पर सारी चीजों की आप अपडेट दो, समय पर बच्चों को आप इतना पहले जानकारी दो कि वो अच्छे से तैयारी कर पाए, तो मजा है उस चीज का। व्यवस्था कुछ भी हो, व्यवस्था विश्वसनीय और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। तो मैं इससे इतना सहमत नहीं हूं कि मुझे यह सिस्टम अच्छा लगा, ना मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, ना मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन मैं आपको बस यह समझाना चाह रहा हूं कि कई बार
तीन साल 4 साल 5 साल में एग्जाम्स के पैटर्न चेंज होते हैं। यूपीएससी में भी होते हैं, एमपीपीएससी में भी होते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में होते हैं। जिस समय जो बच्चा तैयारी पहले से कर रहा होता है और उसके दौर में अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो यही कहता है कि ये क्या हो गया। जो नया बच्चा है, तैयारी उसकी थी नहीं, वो इस पैटर्न से करे या उसके लिए तो दोनों नए हैं। तो इसलिए ये भी समझो कि शायद आप उस दौर में आ गए कि जहां पे पैटर्न चेंज होने का वक्त आया और वो हो गया। एमपीएसआई वाले बच्चों के साथ आप देखो, जो पैटर्न पहले तो 8 साल उन्होंने पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके और 8 साल अपने खराब करे। जब पैटर्न नया आया, जब नई उसकी जानकारी आई तो सब कुछ ही बदल दिया। अब उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे इस एमपीएसआई के लिए, एग्जाम के लिए तैयार करा, बच्चों ने निकाला भी, फिर खबर आ गई कि भैया अगला जो एमपीएसआई आएगा हम उसमें फिर चेंज कर देंगे। तो ये तकलीफ का मुख्य कारण है। बदलाव से ज्यादा हमारा मुख्य जो मुद्दा है या जो बात हमें रखनी है या रखना चाहिए वो ये कि भाई एक बार सोच लो और उसको चलाओ। तो आप दूसरी भर्ती में फिर पैटर्न बदल रहे हो। 8 साल बाद वो जो भर्ती आती है, आपको एक बार में समझ में आ गया कि हमारे डिसीजन गलत थे, हमने गलती कर दी, हमें अब उसको बदलने की जरूरत है। ये हमारी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। टाइम पर वैकेंसी आए, एक बार फिक्स कर लो, 4-5 साल लॉक कर दो कि अब यही चलेगा, और लंबा लॉक कर दो और उसको चलाओ। समय समय पे आप प्रॉपर नोटिफिकेशंस निकालो, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तब होती है कि एग्जाम हो गया, वेट किए जा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो आगे की जानकारी नहीं आ रही। एमपीएसआई में आप देखो, उन्हें केवल 10-12 दिन दिए हैं, उसमें फिजिकल की तैयारी भी करनी है और इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। कितनी घटिया प्रोसेस ये है। 10 दिन में कोई कैसे इंटरव्यू और फिजिकल की तैयारी कर लेगा जो भर्ती 8 साल बाद निकली है। पर यह हमारी तकलीफ का मुख्य कारण है। तो आप, खैर हम अभी दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं, तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूं कि आपको पढ़ना वही पड़ेगा भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जैसे ही कुछ ऑफिशियल आएगा कि हां अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए या कुछ हमें ऐसी चीजें पता चलेंगी कि हां ये होने जा रहा है, मेरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तब तक आप मान के चलिए कि अभी सब लोग तुक्का मार रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, बस बना रहे हैं, अभी है कुछ नहीं। क्योंकि ऑफिशियल आता है तभी वो चीज हमारे काम की है। और इसीलिए मैं खबरों पर बार बार वीडियो बनाने से बचता हूं कि क्या वही बातों पे फिर तुक्का मारना, अनुमान लगाना, और सबसे ज्यादा फिर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है। आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। पर लॉजिकल आप चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई तो तब भी करनी है, विषय तो वही के वही पढ़ने हैं, तो हम उसमें अपनी ताकत लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पे न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा है महंगी कोचिंग, है ना, बच्चों का। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूज़पेपर वाले कोचिंग की चिंता ना करें तो ही बेहतर है ना। मध्य प्रदेश में कोविड के बाद से और जो अभी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया और जो नोटिफिकेशंस नहीं निकल रहे हैं, आप समझिए, मेरा ये अनुमान है कि मैक्सिमम कोचिंग्स या लगभग सारी कोचिंग्स घाटे में चल रही हैं। और 2020 के पहले, कोविड के पहले और वैकेंसीज जब नहीं आना बंद हो गई उसके पहले और आज में लगभग 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा कोचिंग्स, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, बंद हो चुकी, खत्म हो चुकी हैं, है ना। तो उस पर कभी किसी ने बात करी ही नहीं कि भाई कोचिंग्स वालों को क्या प्रेशर है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने लिख दिया कि भाई उनकी निर्भरता कम होगी। मेरे ख्याल से कोचिंग्स वालों की चिंता ना करें तो ही बेहतर है। और रहा सवाल महंगी कोचिंग शब्द यहां पे प्रयोग करने का, मैं आपको बताता हूं। आपको वर्दी में फोटो दिखा रहा हूं, ये पहले बस फोटो देख लो आप, है ना। और पहले भी मैंने फोटो दिखाई है, ये वो बच्चे हैं जो छोटे गांव से निकले हैं, जो किसी बड़े शहर आ ही नहीं सकते थे जिंदगी में। इतनी मतलब पैसे की दिक्कत, एक ऐसी जगह से कि जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज ये वर्दी में आप इनको देख पा रहे हैं। इन्होंने वर्दी के अपने सपने को पूरा करा है। और मैं आपको बताऊं, इनमें से लगभग 70 से 80% वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है। क्योंकि ऑनलाइन पहला फायदा, घर बैठे पढ़ने का मौका मिला, और दूसरा 500-600 रुपए में इन्हें पढ़ने का मौका मिल गया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोचिंग्स की फीस ज्यादा होती है, लेकिन वो जमाना गया। आज के जमाने में आप देखोगे तो ये बच्चे 600-600, 700-700
₹500-500 में इन्होंने कोर्स लेकर पढ़ाई करी है। और विनर्स के ही बच्चे हैं ये सारे, जो इन्होंने विनर्स के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी, ये सब नए बच्चे हैं जो अभी ज्वाइनिंग लेने जाने वाले हैं। तो आप समझिए कि कहां वो बात रही कि भाई महंगी कोचिंग होती है और ये है, सब बकवास बातें हैं। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है, जैसे होता है ना कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, और ये फैक्ट है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप, और केवल विनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस एजुकेशन इंडस्ट्री में देखिए, ऑनलाइन कोचिंग्स में देखिए, शिक्षा लगातार सस्ती होती जा रही है। सारे टीचर्स ने मिलकर, सारे आप प्लेटफॉर्म्स को देखोगे तो सबको इस बात का क्रेडिट जाता है कि सबने मिलकर शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया है, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया है। तो महंगा शब्द तो शिक्षा में लागू ही नहीं होता है ना। लगातार आप सोचिए, जिस न्यूज़पेपर ने यह छापा है, या कोई भी न्यूज़पेपर अगर कहता है कि कोचिंग महंगी है, आप अगर एक साल के न्यूज़पेपर का खर्चा देखें और अगर आप हमारी कोचिंग का खर्चा देखें तो उससे कम ही निकलेगा। एक न्यूज़पेपर का महीने का मैं मानता हूं ₹200 भी अगर उसका बिल बनता है तो साल का 2400 बनता है। यहां पे ₹600 में आपको एक साल तक पढ़ाया जा रहा है, और अगर ढंग से आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली तो वर्दी हासिल कर लोगे आप। तो एजुकेशन महंगा नहीं है, एजुकेशन अफोर्डेबल है, एजुकेशन सस्ता है। जब हमने शुरुआत करी थी तब यही कोर्सेज आप समझिए कि ₹1500 ₹2000 के होते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है, कोर्सेज के प्राइस कम होते जा रहे हैं, और आज बहुत शानदार क्वालिटी एजुकेशन आपको ₹500-600 में घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है। और पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, फोड़ रहे हैं, कोई अपने गांव का, कोई अपने क्षेत्र का, कोई अपने परिवार का, कोई अपनी पीढ़ी का पहला पुलिस वाला है, पहली सरकारी नौकरी लेने वाला है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, हमारे बच्चों के वीडियो हम लोग डालते ही रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन। ऑफलाइन आने पर भी बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन ऑफलाइन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कि अगर ऑफलाइन 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन घर बैठे 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस फर्क को भी समझना पड़ेगा कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। तो इसलिए, और अभी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी विनर्स ने, अब सोचो जून महोत्सव हम लेकर आए, उसमें हमने अपनी फीस को और ज्यादा कम कर दिया। तो सारे, अभी हमने स्वाभिमान योजना लेकर आए कि भाई हम बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे, उनकी महीने में एक आर्थिक सहायता करेंगे ताकि उनका रहना खाना इन सब का खर्चा उनका कम हो सके। फ्री कोचिंग हम लेकर आए, ऑनलाइन कोर्सेज के प्राइस हमने बहुत कम करे, 28,000 किताबें हम बांट रहे हैं, बाय 1 गेट 20 लेकर आए, 20% किताबों पे हमने डिस्काउंट दिया, 100 बच्चों को हम रोजगार दे रहे हैं, है ना। तो विनर्स का हम रोजगार मेला लगाने वाले हैं कि अपने ही बच्चों को हम जॉब देने वाले हैं। फिर सरकारी स्कूलों की मदद हो, आंगनबाड़ी की मदद हो, हम शहीदों के जो परिवार हैं उनको राशि समर्पित कर रहे हैं। कितनी लाइब्रेरीज के लिए हम अभी लाइब्रेरी मित्र योजना लेकर आए हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हम इस बार जून महोत्सव में हमने अनाउंस की, और साल भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जो आपको पता भी होगा। तो आपको एमपी पुलिस का कोर्स हमने 599 कर दिया है। व्यापम फाउंडेशन, ये आपके लिए और बेस्ट बैच है कि सारी परीक्षाओं की तैयारी मध्य प्रदेश में जितनी भी निकलेगी, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, पूरी टीम आपको इसमें मिल रही है। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल आपका कि सर हमने तो ये बैच ले लिया, चलो आपके ऊपर विश्वास करके, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि पैटर्न चेंज होने पर या नया सब्जेक्ट जुड़ने पर उसको हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे इसी कोर्स के अंदर। मान लो हिंदी आ गया तो हिंदी आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आपको फ्री में पढ़ाएंगे। आप बोलोगे कि सर हमें उस समय का इंतजार नहीं करना है, आप तो अभी हमें दे दो, तो हम आपको रिकॉर्डेड भी डलवा देंगे। और जब वो नोटिफिकेशन आ गया, मान लो वास्तव में सिलेबस चेंज हो गया, पूरा आपको दोबारा पढ़ा देंगे। तो आप सिलेबस की चिंता मत करो, नए सिलेबस के हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वो हम आपको पढ़ा के देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब आपने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच लिया है तो आपको उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल सब्जेक्ट्स तो 80% कॉमन रहेंगे, एक दो नए सब्जेक्ट आए वो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत करो, वो भी सब नया पैटर्न इसमें रहेगा। और हमने फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर भी जोड़ ही दिया है, हम कंप्यूटर पहले से भी पढ़ाते आए हैं तो कंप्यूटर इसमें जोड़ दिया, हिंदी और जोड़ना है बस, बाकी कुछ नया नहीं है। और ये नया बैच शुरू हो रहा है भाई 25 जून से, ठीक है, फ्रेश नया बैच। व्यापम फाउंडेशन भी स्टार्ट हो रहा है, और बाय 1 गेट 20 है, तो वो आप देख सकते हो बाय 1 गेट 20 में क्या क्या चीजें मिलती हैं। और इसमें 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने और ज्यादा, ये जून में आपको फायदा मिल जाएगा।
तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा भाई, किताबें हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ, तो इनका फायदा उठाइए। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी आपको पूछना है या कोई और ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले किसी वीडियो में आपके उन प्रश्नों का भी जवाब मैं दे दूंगा। बाकी कितना सहमत हैं, क्या आपको ठीक लगा, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। और अब अगला जब कोई ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी या किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो ही मैं अपना वीडियो लेकर आऊंगा, और शायद अब आप भी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।